रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा। हेलो। यस सर। ठीक है। अच्छा देखो सर, चलो इसका फिर इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टॉपिक चल रहा है सर। कैपिटल गेन टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिक्स तो कर चुके हैं कैपिटल गेन का। बेसिक्स प्रोविजंस भी बात कर चुके हैं क्लास में, प्रीवियस 3 लेक्चर्स में। आज मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस करूंगा सर, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चंस काफी डिस्कस कर रहा हूँ कैपिटल गेन में। लास्ट दिन भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस करवाया था, उससे पहले दिन 2 क्वेश्चंस करवाया था। तो आज भी कुछ क्वेश्चंस करवाना है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशंस के बारे में थोड़ा बात करना है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, ठीक है। कैपिटल गेन में एक स्पेशल प्रोविजंस भी कुछ होता है, स्पेशल प्रोविजंस के बारे में भी एक बार आपसे जरूर बात कर लेना चाहिए सर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सर। हम लोग लास्ट कुछ हफ्ते से काफी फेस्टिव से गुजर रहे हैं सभी के लिए, अंडरस्टैंड। कंसंट्रेशन थोड़ा सबका हिला हुआ है, मेरा भी थोड़ा सा है, लेकिन धीरे धीरे चलो हम लोग एडप्ट हो जाते हैं सब, ठीक है। क्लास तो हुआ बीच बीच में, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं हुआ, बट हमको फेस्टिव मोड एक ऑन रहने से जो होता है, अब थोड़ा फेस्टिव से हम लोग को वापस ट्रैक में आ जाना है सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अच्छा, तो क्या करें सर, स्क्रीन शेयर करते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन सोचा आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेटिव 13 का। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। सर देख रहे हो सर, कैपिटल गेन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके साथ, और इसके बाद मैं प्रोविजंस में भी डिस्कस करूंगा। क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शेयर है आप सबके साथ, थोड़ा बताइएगा। है सर। देखो सर, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। कौन है सर ये लोग? क्या करने के लिए बोला है सर? मिस्टर ए बी सी डी, ये अलग अलग पर्सन है सर, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल है, और सभी का रेसिडेंशियल स्टेटस भी डिफरेंट है सर। मिस्टर ए रेसिडेंट है, इसका एज 45 का है। मिस्टर बी नॉन रेसिडेंट है, जिनका एज 62 का है। मिस्टर सी एज 81 का है, बट ये रेसिडेंट है। मिस्टर डी एज 82 का है, पर वो नॉन रेसिडेंट है। ध्यान से सुनना सर। अब रेसिडेंशियल स्टेटस से याद आया, जिन लोगों को मैंने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो जरूर एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस का एरिया कवर कर ले सर। हाँ सर, रेसिडेंशियल स्टेटस का बेसिक एरिया जरूर कवर कर लो एक बार, क्योंकि बहुत वाइटल एरिया है, ठीक है। सो रेसिडेंशियल स्टेटस के बिना आप आगे नहीं चल पाओगे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर बाई चांस भूल चुके हो या रिवाइज करना चाहिए तो रिवाइज कर लो, और रेसिडेंशियल स्टेटस को एक बार दिमाग में भर लो सर, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि क्या बोला है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चंस क्या दिया है, ये तो समझ में आ गया कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, सी, डी, ठीक है, इनका अर्निंग दे दिया सर। टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,40,000। मिस्टर बी, इनका इनकम है जो नॉन रेसिडेंट है, 2,80,000 का अर्निंग किया है पर्टिकुलर ईयर में, 22-23 में। मिस्टर सी ने 5,90,000 का अर्निंग किया है, और मिस्टर डी ने 4,80,000 का अर्निंग किया है, ठीक है। अच्छा सर, आप लोग क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करो, मैं आपको 1 मिनट में वापस आती हूँ। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं 2 मिनट बाद आऊँ। तब तक आप लोग स्क्रीन को थोड़ा सा देखो सर।
तो सब आवाज आ रहा है क्या? कनेक्टेड हो आप लोग? हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन रीड किया? देखो, बंदे ने, मिस्टर ए ने कितना इनकम किया सर? 2,40,000 का। मिस्टर बी 2,80,000 का। मिस्टर सी 5,90,000 का। और मिस्टर डी 4,80,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,000 का मिस्टर ए ने किया बैकएंड साइट को सेल करके। मिस्टर डी ने सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, जिसमें उसने एसटीटी भी पे किया सर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे किया। एसटीटी पेड ऑन सेल एंड परचेस ऑफ शेयर्स, ठीक है, वो भी दिया। शेयर परचेस सेल करने में देना पड़ता है। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। मैंने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लाइक ज़ीरोधा, स्टॉक्स के थ्रू से आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से कंपनी जब आपसे स्टॉक सेल करवाता है या स्टॉक परचेस करवाता है कि कैसे आपसे एसटीडी भी ले लेता है, ठीक है। अच्छा, मिस्टर सी जो 81 ईयर्स के हैं, मिस्टर सी जो 81 ईयर्स के हैं, इनका देखो आप, एग्रीकल्चरल लैंड, इन्होंने सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, इन्होंने रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड बेचा 60,000 का। और मिस्टर जी डी जो है, इनका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, इनका बस एक इनका मात्र दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4,80,000 का। आपको पूछा है मिस्टर ए, मिसेस बी, मिसेस सी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, ये कोई भी 115 बीएसई अप्रोच नहीं कर रहा है। 115 बीएसई क्या है सर? सर ये एक डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड मतलब इसमें कुछ अलग स्लैब रेट लगता है, जो ट्रेडिशनल रेट है, ठीक है, वो रेट से थोड़ा सा हटके है। ये ट्रेडिशनल रेट से थोड़ा हटके है, ये ऑप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब नहीं कर रहा है तो इग्नोर करो अभी, जरूरी नहीं है। जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है, हम लोग उसी रेट ऑफ टैक्स में इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है सर, सॉल्व करना है तो कैसे करना है? आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, और इसका ए का, बी का, सी का, डी का, ठीक है, कैसे, मतलब इसका अलग अलग इनकम टैक्स लेवल कैसे होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि आपके पास, आप एज ए क्लाइंट, ठीक है, सॉरी एज ए प्रैक्टिसनर, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी, आप लोग एक फार्म ओपन किए हो और आपके पास ये सब क्लाइंट आया है और अपना अपना इनकम आपके सामने कहानी आके सुनाया, डॉक्यूमेंट्स भी लेके दिया, और आपको पूछते हैं कि भाई हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करके बताइए, कैपिटल गेन होगा तो कितना होगा, तो वो भी बता दीजिए। बस यही बात है ना। प्रैक्टिकली सोचोगे तो मैटर इतना सा ही है। तो जितना भी मैटर हो, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। एक काम करो सर, हेडिंग करो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी और दी असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में था, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन 22-23 देगा तो 22-23 कर लेना। असेसमेंट ईयर 23-24 है तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 22-23, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आइडेंटिफाई करना है मेनली, तो एक काम कर लेते हैं ना, क्योंकि आइडेंटिफाई करना है तो एक पर्टिकुलर, ऐसे कोई प्रोफार्मा इसका होता नहीं है, बट जितना इजी होता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए प्रेजेंटेशन, उतना कर लेना चाहिए। अच्छा, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लिया, मिस्टर ए का एक कॉलम बना लेते हैं, इनका एज क्या है? हाँ सर, मिस्टर ए का एज कितना है बताओ ना सर। 45 का एज है ना इनका। मिस्टर ए का एज है 45। मिस्टर बी, मिस्टर बी का एज कितना है?
मिसेस बी, बार बार ये गलत कर रहा हूँ। कितना है सर बोलो? 62। अच्छा एज इंपॉर्टेंट होता है सर? एज इंपॉर्टेंट होता है क्या क्वेश्चंस को सॉल्व हाँ करने में? सर। सर बहुत वाइटल होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पूरा इधर उधर हो जाएगा, तो एज को टाइम तो देना है सर। नेक्स्ट कॉलम बना लो सर, कॉलम बना लो। एक कॉलम भी कंप्लीट कर लो। क्या क्या होगा? मिस्टर मिस्टर ए, मिसेस बी, मिस्टर सी। मिस्टर सी का भी कर लो, एज 81। और मिस्टर डी का भी कर लो, इनका एज है 82। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये सर, इनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, जो ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में पता है सर, इन सभी का रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में बहुत वाइटल एरिया कवर करता है सर, कि अगर वो इंडिया का रेसिडेंट है, दुनिया में कहीं पे भी इनकम करे उसको टैक्स देना पड़ता है इंडिया में। अगर वो इंडिया का प्रॉपर रेसिडेंट नहीं है, आर्गनॉर टाइप का है, तो देखना पड़ेगा कि इंडिया में मतलब इनकम का कनेक्शन एक्रूड रिसीव्ड, ठीक है, डीम टू एक्रूड, डीम टू रिसीव, ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, ये एक्रूड क्या होता है, डीम टू एक्रूड क्या होता है, डीम टू रिसीव क्या होता है, ठीक है, ये सब कहाँ मैं समझाता हूँ सर? रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर समझा देता हूँ। सो प्लीज इसीलिए मैं रेसिडेंशियल स्टेटस बता रहा हूँ। बट एक चीज यहाँ पर चलो देखो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो मैं पुट कर देता हूँ मिस्टर ए रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट है, बट एग्जाम में रेसिडेंशियल स्टेटस के केस में आपको पूछ भी सकता है, डायरेक्टली कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, कि इंडिया के बाहर इतना दिन था, इंडिया में इतना दिन रहा, तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस उसके इंडिया में रहने के बेसिस में 180 दिन, 182 दिन का हिसाब है, 65 डेज का हिसाब है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो, ठीक है। जो डिटेल्स में मैं रेसिडेंशियल स्टेटस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा फिर से मैं यहाँ पर, ये रेसिडेंट है और ये जो बंदा है ये नॉन रेसिडेंट। आई थिंक क्लियर, ठीक है। अब बात ऐसा है कि उसके रेसिडेंशियल स्टेटस का पता चल गया, अब सवाल ये उठता है कि इन सभी के लिए एप्लीकेबल बेसिक लिमिट मतलब कितना तक इनकम करने से इनको टैक्स नहीं देना है, बोलो सर। सर প্রথমেটা 4 লাখ। फिर স্যার পরেরটা 2.5 লাখ হবে। 2.5 लाख क्यों होगा? मिस्टर ए 2.5 लाख, बी भी হ্যাঁ अढ़ाई স্যার लाख মিস্টার বি এ 2.5 লাখ হবে স্যার, বি 2.5 লাখ হবে কারণ স্যার নন রেসিডেন্ট আছে, সেই ক্ষেত্রে তো বয়সটা ম্যাটার করবে না। वेरी गुड। मिस्टर मिसेस बी जो है सर, इनका एज 62 के नहीं, लेकिन ये नॉन रेसिडेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। मिस्टर তারপরটা मिसेस, স্যার হবে वेरी गुड। हाँ तब उसके बाद সি এরটা হবে 5 লাখ, আর ডি এরটা হবে আবার হচ্ছে 2.5 লাখ। इसका क्या मतलब निकला सर? मतलब ऐसा निकला कि अगर इंडिया में सब टैक्स देने का जो लिमिट है, इनकम टैक्स का जो इंडिया में लिमिट है, क्या लिमिट है? अगर आप अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया से कमाते हो, है ना, अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया से कमाते हो, तो अगर आप 2.5 लाख तक इनकम करते हो तो आपको सरकार के घर में कोई टैक्स देना देना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
सिंपल बात। लेकिन अगर कोई कैपिटल गेन वगैरह है जो बेसिक लिमिट के बाहर आ जाता है, कि उस पर स्पेशल टैक्स रेट आ जाता है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है सब। ठीक है, ऐसे नॉर्मल रूल क्या कहता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया से कमाते हो, तो आपको 2.5 लाख इनकम, एनुअल इनकम अगर आपका 2,50,000 के अंदर है, तो आपको एक्चुअली कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। ठीक है, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहते हैं। बट इसमें एज का कुछ मैटर आता है सर। ठीक है, नॉर्मली अगर कोई 60+ है तो उनके केस में लिमिट 3 लाख तक होता है सर। नॉर्मली अगर कोई 60+ के होते हैं तो उनके केस में लिमिट 3 लाख का है। और अगर किसी का एज 80+ का है, जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, 60 से 80, 60 to 80 के एज में होगा तो लिमिट 3 लाख होता है। बट अगर वो 60+ बंदा कोई नॉन रेसिडेंट निकल गया, तो उनके केस में लिमिट 3 लाख एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कोई 60 से 80 वाला बंदा नॉन रेसिडेंट हो जाता है सर, इंडिया में वो रेसिडेंट प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली क्या नॉन रेसिडेंट है वो, इंडिया का कुछ नहीं है, फिर इंडिया से इनकम किया, तो उनके केस में 3 लाख का लिमिट एप्लीकेशन नहीं चलेगा। मतलब ये जो एक्सटेंडेड था कि 3 लाख तक कोई इनकम है, ये बेसिकली इंडियन रेसिडेंट के लिए। और अगर आपका एज 80 का है और अगर आप इंडिया का रेसिडेंट हो, तो आपका लिमिट है 5 लाख तक का। ठीक है, और नॉर्मल लोगों के लिए इनकम का लिमिट है 2.5 लाख तक। अगर आप 2.5 लाख मतलब 2,50,000 तक कमाते हो, तो आपको भारत सरकार के घर में कोई भी टैक्स जमा करने का जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा एक प्रोविजन है। अब इसी सिंपल प्रोविजंस के ऊपर बेस करके ये पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। ये पूरा कैपिटल गेन रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इसी सिंपल प्रोविजंस पे बना हुआ है सर। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। शालिनी, सोनी, आप लोगों का थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट छूट गया है। मैं क्लास शेयर करूंगा तो एक बार बाद में जरूर देख लेना देना। हाँ सर। बेसिक बात ऐसा है कि मिस्टर ए का, मिस्टर मिसेस बी का, मिसेस सी का, मिस्टर सी का और मिस्टर डी का। ठीक है, 4 बंदा था, इन चारों का लिमिट हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु, क्या लेकिन किंतु परंतु सर? लेकिन किंतु परंतु मिस्टर ए ने 2,40,000 कमाया। बात सुनना सर ध्यान से। टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,40,000 का है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,000 का है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, क्या इनको सरकार के घर में टैक्स देना पड़ेगा मिस्टर ए को? बोलो। मिस्टर ए, इनका एज 45 के हैं, मिस्टर ए का एज 45 का है, मिस्टर ए रेसिडेंट भी है। ठीक है, रेसिडेंट दुनिया के इनकम पे टैक्स नो देता सर, है। नहीं होगा। 2,40,000 पे टैक्स नहीं देगा, कोई भी टैक्स नहीं देगा। नहीं, 2,40,000 पे देगा, 15,000 पे नहीं देगा। 2,40,000 पे देगा, 15,000 पे नहीं देगा। क्यों? 2,40,000 तो मेरा लिमिट ही नहीं है सर। इसका तो 2.5 लाख पे लिमिट होता है सर। 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स किसी को नहीं देना पड़ता, तो फिर 2,40,000 पे क्यों टैक्स देगा? দেবে না, नहीं 2,40,000 উপর হবে না। 2.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं देना होता, फिर 2,40,000 पे क्यों टैक्स देगा? सोचो जरा। अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले भी समझाया था कैपिटल गेन के स्टार्टिंग लेक्चर्स में, देखना कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो, ठीक है, तो उस पर अलग टैक्स रेट लगता है। कितना टैक्स रेट है सर? 20% का टैक्स रेट है, याद है ना? अगर प्रीवियस 2 लेक्चर सुनोगे, 2-3 लेक्चर्स, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा 111, 111 ए, 111, 112, है ना? ये सब सेक्शन मैंने पढ़ाया। ठीक है, और इस सब सेक्शन के अंदर मैंने आपको टैक्स रेट के बारे में भी बात किया, और टैक्स रेट में मैंने आपको ये समझाया कि किसको कितना टैक्स देना पड़ता है कैपिटल गेन में। স্যার এখানে, স্যার এখানে কি 15,000 উপরে তো হবে না মনে হয়, কেন 5,000 উপরে হবে। মানে যেহেতু আমার 2,40,000 আগের ইনকাম আর তার সাথে 15,000 ইনকাম, টোটাল হচ্ছে স্যার 2,55,000, তার 2.5 লাখ বাদ গিয়ে 5,000 উপর ট্যাক্স হবে নাকি? ऐसा नहीं होता। कैपिटल गेन अगर आपका है ना, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पर डायरेक्टली चार्ज होता है सर। মানে স্যার अगर এটা आपके আলাদा করে चार्जेस। एग्जैक्टली सर, वही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन पे आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, तो आप उसको क्या करते? आप उसको टोटल इनकम के साथ ऐड कर सकते थे, है ना? मैंने आपको रेट ऑफ टैक्स का एक चार्ट पढ़ाया था, याद है?
ठीक है, ये सब चीज आप लोग पढ़ने के साथ साथ ना नोट बना लो अपना। तो जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ उसका नोट बना लो, और अगर मैंने ये मैथ शेयर नहीं किया तो एक बार मेरे से वापस ले लो। ठीक है, ये सब बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपने कैपिटल गेन में अलग अलग टाइप ऑफ कैपिटल गेन होता है ना, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन होता है, लॉन्ग टर्म ट्रिपल वन होता है, ठीक है, 112 होता है। तो ये जो अलग अलग टैक्स रेट का हिसाब है, ये अलग अलग टैक्स रेट में नॉर्मली अगर किसी को पूछते हैं कि भाई नॉर्मल एसेट है क्या टैक्स लगेगा, ठीक है, तो इसमें आपका नॉर्मल सेंस काम करता है कि भाई उसमें मेरा 20% लगेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शनल पॉइंट्स आ जाता है, उसमें भी एक्सेप्शनल पॉइंट्स आ जाता है। एक सेकंड में रेट ऑफ टैक्स का एरिया एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखो सर, 111 इसके बारे में बात करता है, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, है ना, अगर 111 ए का पार्ट है तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बात करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 111 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बात करता है, जिसमें वो शेयर ट्रांसफर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करता है। इसमें यूनिट ऑफ यूलिप यूलिप के बारे में बोला था, याद है ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, कुछ इंश्योरेंस मार्केट में सेल होता है जिसमें म्यूचुअल फंड की तरह, मतलब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का एक मिक्सअप है। मैंने आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का यूलिप का एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक यूलिप का एग्जांपल भी दिया था, इंक्लूडिंग यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021, द रिसिप्ट ऑफ व्हिच इज नॉट एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। इसका भी एक हिसाब किताब था। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। तो नॉर्मली any short-term capital gain on transfer of equity shares or units of an equity-oriented fund shall be liable to tax 15%, sir, if security transaction tax has been paid on such. तो security short-term capital gain transfer of share mutual funds वगैरह में कितना टैक्स देना पड़ता है? 15%। ठीक है, in case of resident individuals and each year the short-term capital gain shall be reduced by the unexhausted basic limit and balance shall be taxed at 15%। मतलब basic limit तक देखा जाएगा, एक्स्ट्रा जितना होगा उस पर 15%। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब चैप्टर 6 से जो 80C से 80U का मैं बाद में बताऊंगा ऐसे डिटेल्स में, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा 112 में क्या था? टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बात करते हैं। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A, जो 112A के अंदर आता है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जो कोई भी कैपिटल गेन होगा वो 20% में आएगा। अब इसके लिए आपको फिर से याद ये करना पड़ेगा कि सर 112A में क्या बोला गया है। सर 112A टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बात करते हैं ऑन सर्टेन एसेट्स। ठीक है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। मतलब जैसे शॉर्ट टर्म में आपने शेयर सिक्योरिटी पढ़ा, वैसा ही अगर आप कोई शेयर 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेचोगे तो वो लॉन्ग टर्म गेन हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर आपका गेन 1 लाख से ज्यादा है तो वो 112A का पार्ट है, और इस केस में आपका टैक्स रेट है 10%, लेकिन इसमें आपको कोई इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, और इसमें 2.5 लाख का जो बेनिफिट है आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन बात ऐसा है सर, नॉर्मल बात है, ठीक है, कि 112A को छोड़ के, मैं ये सब बात मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक बार समझाया, 112A को छोड़ के जो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसका क्या टैक्स रेट है सर? 20%। किसके लिए एप्लीकेबल है सर? अगर आप रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल्स हो, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो जॉइंट फैमिली बिजनेस जो HUF में कहा जाता है, जो मैंने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में बता के रखा। ठीक है, एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस में ये सब बात पूरा बोल के रखा गया है। ठीक है, अच्छा, reduced by the unexhausted basic limit and the balance shall be subject to tax at 20%। ठीक है, reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be subject to tax at 20%। मतलब बेसिक लिमिट आप बैलेंस डिडक्ट कर सकते हो, बाकी जितना रहेगा उसमें आपको पूरा कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो इन दिस केस हमारा जो करंट क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें कि इसका 2,40,000 का दूसरा इनकम है, ठीक है, कैपिटल गेन इनकम नहीं है, 15,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब बताओ इसमें कितना टैक्स लगेगा? क्या क्या बेचा? सेल ऑफ वैकेंट साइट। इनके पास कोई फाका जगह था, फाका जमीन जगह को सेल करके 15,000 कमाया।
लिखो सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ वैकेंट साइट। ठीक है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला। कितना है सर? 15,000 का। तो 15,000 पे टैक्सेबल कितना हो जाएगा? कितना रेट लगेगा बोलो? एट द रेट बोलो सर। 15,000 पे कितना टैक्स लगाएंगे? 2,40,000 पे कोई टैक्स नहीं आएगा सर, क्योंकि बेसिक लिमिट उसको ऐसे ही छूट दिया जाता है। हाँ, कोई ऐसा बोल सकता है कि सर तब तो 2,40,000 से 10,000 वहां से ले लेंगे। नहीं सर, वो 10,000 यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि वो उसका अदर इनकम है। अगर वो कैपिटल गेन का होता तो उसको एडजस्ट कर सकते थे, बट ये उसका अदर इनकम ही 2,40,000 का है, तो वो एडजस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर 15,000 पे डायरेक्टली 20% का टैक्स आएगा। 15,000 का 20% अंडर सेक्शन, ये जो मैंने दिया ये 112 के हिसाब से दिया सर। टैक्सेबल एट द रेट 20% अंडर सेक्शन 112। ठीक है, इसके लिए आपको फिर से एक बार मैं 112 रीड कराता हूँ सर। 112 क्या बताता है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 shall be liable to tax 20%। ठीक है, इन केस रेसिडेंट इंडिविजुअल्स each of the long term capital gain shall be reduced by the unexhausted basic limit and the balance shall be subject to tax। in case of non corporate non residents, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट, मतलब जो कंपनी नहीं है, जो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड वाला शेयर नहीं है, एक अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब प्राइवेटली कंपनी। ठीक है, चार्जेबल टू 10% विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द इंडेक्सेशन। 10% टैक्स रेट ले सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, बट कोई इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ बोला है? अंडर सेक्शन 48 में बोला है, एंड द करेंसी कन्वर्जन अंडर फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 में बोला है। ये थोड़ा याद रखना है। तो कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या जीरो कूपन बॉन्ड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट 10%। अगर आप 10% लोगे तो आपको इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर आप 20% लोगे तो इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स का आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, whichever is more beneficial to the assessor। अगर 10% बेनिफिटेड है तो 10% लो, और अगर 20% लेके इंडेक्स बेनिफिट लेके ज्यादा आपका टैक्स बच सकता है तो आप लो। ठीक है, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो बस इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि कैपिटल गेन में जो रेट ऑफ टैक्स का एरिया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कौन सा एसेट है, किसका एसेट्स में क्या रेट बोला है, इसको थोड़ा सा आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। अदर इनकम में कितना बोला है सर? अदर इनकम किया है 2,40,000 का। ठीक है, इसमें लिख लो टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG आफ्टर अच्छा मेरा 2,40,000 था, 2,40,000 के अंदर अगर मैं, अच्छा हाँ ये संपत ने शायद आंसर सही बोला था। संपत का आंसर मुझे सही लगा। सॉरी सर, मैंने ये संपत का जवाब समझ नहीं पाया। ये सर यू आर राइट संपत। इसमें लिख लो, मैं वही बोलते बोलते याद आ गया मुझे। आफ्टर एडजस्टिंग अनएग्जॉस्टेड, सॉरी संपत मैं सही बोला था, मैं तेरे को ना बोल दिया। आफ्टर ना एडजस्टिंग, सच्ची नहीं ठीक है, तू सही बोला था। आफ्टर एडजस्टिंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट, एक्चुअली मैं ख्याल नहीं हुआ था। ठीक है, मैं कैलकुलेशन में मेरे दिमाग में ना सोच रहा था कि 10,000 का ही 20% मैं कैलकुलेट कर रहा था, वो मेरा गलत हो रहा था। ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट, ठीक है, ऑफ रुपीज 10,000 ऑन अदर इनकम, ऑन अदर इनकम। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ है। वापस बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। वापस बोल देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गया, संपर्क का जवाब सही था। 2,40,000 मेरा अदर इनकम है, 15,000 मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
एक बंदा जो मिस्टर ए है, ये 2,50,000, इसका एज 45 है। एज पर दी इनकम टैक्स रूल 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। तो 2,40,000 में ये जो 2,40,000 है, इसके साथ मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 10,000 कनेक्ट कर सकता हूँ। तो 2,40,000 में से 10,000 अगर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा तो मेरा 2,50,000 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो इनकम है मेरा दैट इज 5,000। ठीक है, ये 5,000 का रेट अलग है, ये स्लैब में नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग टैक्स स्लैब दे दिया है, जिसमें वो डायरेक्टली आपको 20% टैक्स मांगता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे डायरेक्टली टैक्स मांगता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो स्लैब के अंदर चलता है, स्लैब में चलता है मतलब वही आप टू 2.5 लाख नील, है ना। हाँ बोलो सर। এটা से 5% হতো যদি স্ল্যাব হতো তাহলে 5% নিতে हाँ হবে 2.5 to 5 लाख ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो अगर 2.5 to 5 लाख पे चलते हैं ना, तो ये 5% पे आ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्लैब के अंदर नहीं आता। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्लैब के अंदर नहीं आता। इन दैट केस आपका इनकम कितना हो जाता, 2,50,000 और इधर 15, 60, 2,65, है ना। 2,65,000 मतलब इधर आपका इनकम इधर ये दे देते आप 2,5 से 2.65, और आपके पास एक्स्ट्रा कितना होगा 15,000। 15,000 पे 5%। स्लैब में जाता तो ये हिसाब होता। ठीक है, 15,000 पे 5%, बट यहाँ पर उस तरह से हिसाब नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हिसाब नहीं होगा यहाँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे डिफरेंट टैक्स दे के रखा है, आपको डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स दे के रखा है। बेसिक लिमिट को एडजस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा उसमें आपको टैक्स लगता है। तो 2,40,000 में 10,000 एडजस्ट हो जाएगा, 5,000 पड़ा रहेगा तो उस पर 20% है, तो 1,000 टका का टैक्स रहेगा। सर 15,000 क्यों नहीं ऐड होगा? हाँ सर। सर 15,000 ऐड क्यों नहीं होगा? 15,000 इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्रोविजन अभी पढ़ा है ना। अभी क्या पढ़े प्रोविजन? अभी यहाँ पर हम लोग क्या प्रोविजन पढ़ेंगे सर, आफ्टर रिड्यूसिंग दी अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट। नॉर्मल लिमिट क्या है, एक 45 ईयर्स एज के बंदे का लिमिट क्या है, कितना तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 2,50,000, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेसिक लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक लिमिट। मतलब इंडिया में किसी का भी इनकम अगर 2,50,000 हो तो उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है, अप टू 2,50,000 नो इनकम टैक्स। सर वो तो अदर इनकम है ना। ठीक है, अगर इनकम में है तो क्या हुआ, सभी इनकम को मिला के, हर तरह का इनकम को मिला के, एक्सेप्ट जैसे कि लॉटरी का जो जीतना वगैरह होता है ना, वो सबको छोड़ के। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं बोला था कि लॉटरी जीता, गेम जीता, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। तो लॉटरी, हॉर्स रेस, अदर सोर्स चैप्टर में पढ़ेंगे सर। लॉटरी, हॉर्स रेस, ये सब में ना कोई एडजस्ट नहीं होता, डायरेक्टली सरकार को देना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला था। हो सकता है ये आपका सैलरी इनकम हो सकता है कि आपका बीपी इनकम हो, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम हो सकता है आपका अदर सोर्स भी कोई और हेड का इनकम हो। बट ये आपका 2,50,000 का पूरी मीट नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2,40,000 के साथ 10,000 को एडजस्ट कर लेंगे, जो 15,000 था। 15,000 जो था उसमें से यहाँ से 10,000 को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्या कितना एक्स्ट्रा होता है, 5,000 होता है, तो 5,000 के ऊपर 20%, तो गवर्नमेंट के पास 1,000 टका का कैपिटल गेन टैक्स जाएगा। क्योंकि हम देखो सर, ये रूल के बेसिस पे, in case of a resident individuals or HUF, any long-term capital gain other than long-term capital gain taxable under section 112A shall be liable to tax at the rate 20%। ठीक है, और क्या बोला, capital gain shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be subject to tax at 20%। तो unexhausted जो लिमिट था 2,50,000 तक का, वो लिमिट पहले आप यूज कर लो, वो लिमिट पहले आप यूज कर लो, यूज करने के बाद आप उस पर टैक्स जितना एक्स्ट्रा रहे। बोलो सर, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। तो इधर 2,40,000 हो गया और इधर 10,000 एडजस्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर, 15,000
टैक्सेबल है 20% अंडर सेक्शन 1012, तो 15,000 में 10,000 एडजस्ट होने के बाद आपका पड़ा रहता है 5,000, उस पर 20% लगाओगे तो 20% लगा दिया तो 1,000। और क्या है सर, और कुछ तो नहीं। अदर इनकम में तो कोई टैक्स नहीं, तो बेसिकली मिस्टर ए का जो टैक्स रहेगा वो 1,000 रहेगा। 2,40,000 पे भी कोई टैक्स पर है नहीं, ठीक है। तो सर इसको एक काम करते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी 1,000, ठीक है। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, मिसेस बी का। मिसेस बी, इनका एज 62 का है सर। अच्छा 62 में एक बात याद रखिए सर, कि मिसेस बी 62 के तो है, पर ये नॉन रेसिडेंट है। अब इस पे रेसिडेंशियल स्टेटस बार बार मैं बोल रहा हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस पिक्चर में बार बार आएगा, इसलिए जिन लोगों का बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स या रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लासेस मिस है या रिवाइज करना है, प्लीज कर लो सर एक बार, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, क्यों होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो नॉन रेसिडेंट होता है, उनके केस में बेसिक लिमिट 2.5 लाख तक है, चाहे उसका एज कितना भी। अगर वो रेसिडेंट है, अगर वो बंदा रेसिडेंट है, तो उनके केस में लिमिट एज के हिसाब से काम करता है। जैसे अगर वो इंडियन रेसिडेंट होता तो 62 के एज में उनका बेसिक लिमिट 3 लाख होता, बट क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है तो बेसिक लिमिट 3 लाख की जगह 2.5 लाख ही होगा, ठीक है। अब बताओ मुझे 2,80,000 का, 2,80,000 का क्या करें। सर 30,000 के ऊपर टैक्स होगा। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना किया, 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, मतलब जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड शेयर है उसको सेल किया, जिसका एसटीटी भी पे किया, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी प्रॉपर्ली पे किया, ठीक है। तो 2,80,000 यहाँ पे है और इधर 10,000 है, इसमें एलटीसीजी हुआ है शेयर वगैरह बेच कर। तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इनका क्या करें। सर आप तो 2.5 लाख तो नहीं लो जाएगा, आपको 2.5 लाख नहीं लो जाएगा, लेकिन उसके बाद अच्छा और क्या है वो भी लिख लो थोड़ा। लिस्टेड शेयर्स एसटीटी पेड ऑन बोथ सेल एंड परचेज। सेल पे भी एसटीडी दिया, परचेज पे भी दिया, कितने का है 10,000 का। फिर इसका क्या होता है बोलो तो, अगर शेयर वगैरह सेल करके अगर आप गेन करते हो 10,000, इसका एसटीडी भी आपने प्रॉपर्ली पे किया, इसमें टैक्स का क्या प्रोविजंस काम करते हैं। স্যার ট্যাক্স তো আর হবে না তো স্যার ট্যাক্স এক্ষেত্রে, কারণ স্যার তো ট্যাক্স তো দিয়ে তো জিনিসটা কিনেছি বা বিক্রি করছি, দুটোই তো আমি नहीं ট্যাক্স सर, দিয়ে করেছি। एसटीडी अलग चीज होता है, कैपिटल गेन टैक्स अलग होता है, ध्यान रखना। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलग होता है, आपको दिखाया था सर, भूल जाते हो आप। जैसे मानो कि मैं आपको जीरोधा ब्रोकरेज में लेके जाता हूँ इस बार, जब आप शेयर खरीदते हो बेचते हो ना, तो उसमें एक एसटीडी काटा जाता है सर, ठीक है। जैसे मानो आप इंट्राडे करो, तो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे कर सकते हो। डिलीवरी मतलब आज खरीद के कल बेचो, कभी भी बेचो, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्यूचर खरीदो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऑप्शन खरीदो बेचो, ठीक है। एक चीज देखो हर जगह में आपको कॉमन दिखेगा, एसटीटी यहाँ पर 110 का है, यहाँ पर 840 का है, ठीक है। एक परसेंटेज होता है सर, उसके हिसाब से भी ये कटता है। 44 इधर है, इधर भी 22 है। दिस इज नॉट कैपिटल गेन टैक्स। माय क्वेश्चन इज दैट कि आप अगर आपने इस क्वेश्चंस में देखो कि आपने 10,000 लिस्टेड शेयर बेच के कमाया, क्या इसका कैपिटल गेन टैक्स आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। शेयर बेच के जो 10,000 कमाया, इसका क्या करें, कैपिटल गेन होगा? अगर होगा तो कितना रेट लगाएंगे, ये सवाल है सर।
बोलो सर, क्या ये टैक्स लगाएंगे हम लोग? अरे बोलो, इतना चुप रहने से कैसे होगा? सर प्रोविजंस क्या था अभी तो पढ़ा है सर, भूल गए? देखो, जल्दी भूल जा रहे हो आजकल आप लोग, इतना तो कम याद दस नहीं था आप लोगों का। सर 112 ए, क्या बोलता है 112 ए? ये 112 ए का खेल था। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट्स, any long term capital gain exceeding rupees 1 lakh on transfer of equity shares or unit of an equity oriented fund। मतलब अगर कोई इक्विटी शेयर है या अगर कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, वो मतलब उसमें कम से कम 65% इक्विटी वाला फंड होना चाहिए। मैं दिखाया था क्लास में, ओरिजिनल म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखाया था। ठीक है, ऐसे केसेस में जब तक 1 लाख नहीं होता कोई कैपिटल गेन नहीं है। तो हमारा गेन कितना हुआ है? तो 10,000। फिर क्या करेंगे, एग्जाम करेंगे ना। हाँ सर, नील। समझ में आ गया सर? ये स्टॉक मार्केट का हिसाब बता दिया आपको। अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर वगैरह बेचते हो और अगर आपका गेन 1 लाख से कम है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 1 साल होल्ड किया फिर बेचा। स्टॉक शेयर के केस में 12 महीना होता है हिसाब। 12 महीने से पहले करोगे तो शॉर्ट टर्म का केस अलग है, उसमें 15% टैक्स लग जाएगा। बट अगर लॉन्ग टर्म में बेचोगे, 1 साल रख के फिर बेचोगे, अगर 1 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो तब टैक्स देना है, 10% का रेट है। ठीक है, याद रखिएगा सर। फिर से दिखाता हूँ, देखो, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड इंक्लूडिंग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021, the receipt of which is not exempt under section 10 subsection 10D। मतलब अगर उसका रिसिप्ट को सेक्शन 10 subsection 10D में अगर आपने एग्जाम पहले से नहीं किया, due to the reason of premium or aggregate amount of premium payable in a case where premium is payable by such person for more than such ULIP, ULIP का केस है, in any of the previous year during the term of the policy exceeding 2.5 lakh shall be liable to tax of 10% on such capital gain if STT has been paid on such acquisitions of such sale in case of equity share and on such sale in case of equity oriented mutual। सिंपल है कि अगर 1 लाख से नीचे है तो टैक्स मत भरिएगा, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो फिर 10% का टैक्स लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम लिख लो, एग्जाम अंडर सेक्शन कौन सा, 112 ए। मेहनत करना है सर। इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजंस में गड़बड़ तो कैलकुलेशंस में गड़बड़ सर। कैलकुलेशंस में कोई जूजू नहीं है, समझ रहे हो सर? कैलकुलेशन में कोई जूजू नहीं है। जूजू है तो कहाँ पर है? जूजू है तो प्रोविजंस पे। तो ये एग्जाम्प्ट है। अच्छा, इसका कुछ अदर इनकम है, तो अदर इनकम कितना किया? 2,80,000 का। क्या इस पे टैक्स लगेगा? हाँ सर, 30,000 ऊपर হবে। इस पे हिसाब कर लो ना। 2,80,000 का अगर किसी का इनकम है तो स्लैब स्लैब कोट करो। स्लैब स्लैब क्या बताता है? सर स्लैब 1500 টাকা। अप टू 2,50,000 एट द रेट नील। 2,50,000 से 2.5 लाख टू 2,80,000, क्योंकि मेरा नेक्स्ट स्लैब जो वो 5 लाख तक जाता है, लेकिन हमारा केस में तो 2,80,000 में खत्म हो रहा है ना। तो 2.5 लाख टू 2,80,000 एट द रेट ऑफ 5%। सो वेरी गुड। तो संभव 30,000 पे कितना लगाएंगे? 5%, तो कितना होता है? 50,000। ठीक है, तो कितना टैक्स हो गया? कितना टैक्स हो गया मिसेस बी का? नोट देख लो। सर हाँ, 1500। वर्किंग नोट करके रखा 1500। वेरी गुड। कहाँ से आया 1500? समझ में आ गया ना? एज पर स्लैब, तो 1500 का टैक्स भरना पड़ेगा इनको। अब वो अलग बात की, साथ में और एक चीज भी ऐड कर लो। ठीक है, साथ में और एक चीज भी ऐड कर लो। सर 4%। 4%। 4% क्या?
हिल्टन एडू। हिल्टन एडू, इसके साथ प्लस कर दो हेल्थ एंड एडू, कितना है 60। 4%, 4%, तो हाँ मतलब 1500 का 4% 4%, 1500 प्लस 60, 1560, ये टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस का कॉन्सेप्ट है, ये स्टैट्यूटरी रूल्स है, ठीक है, देना पड़ता है। अच्छा एक चीज आप लोगों ने मुझे बोला नहीं, सर ये जो बंदा था मिस्टर ए, इनका रिबेट आएगा तो, क्योंकि इसका इनकम तो 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है तो मिस्टर ए, और 5 लाख के कम होने पे आपको रिबेट मिलता है सर 12,500 तक, हेलो। 12,500 तक का रिबेट मिलता है। जिसका इनकम 5 लाख से कम हो, ठीक है, उनको रिबेट मिलता है सर। बोलो, তো তাহলে তো সেখানে 1000টা হবেই না, ওটাই তো নীল হয়ে যাবে। तो ये 1,000 से 1,000 চला जाएगा ना, হ্যাঁ স্যার, ওটা নীল হয়ে গিয়ে মানে মাইনাস হয়ে গিয়ে নীল হয়ে যাবে। इनका नील हो जाएगा, मतलब ये 1,000 रिबेट हो जाएगा। रिबेट है, रिबेट क्या है सर, रिबेट जो होता है वो बेसिकली उसको दिया जाता है जो जिसका इनकम 5 लाख तक का है, और वो स्टैट्यूटरी है 87A, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, जगह थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो गया मेरा, यहाँ पर साइड में लिख लो सर, ठीक है, मैं यहाँ पर नॉर्मली लिख देता हूँ, आप लिख लो रिबेट 87A, ठीक है, रिबेट एज पर 87A, मैक्सिमम कितना दिया जाता है 12,500 तक, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट 12,500 तक का लिमिट है अगर इनकम 5 लाख तक का होता है। लेकिन अगर आपका इनकम 1,000 का है, ठीक है, तो आपको कितना रिबेट मिलेगा 1,000 ही रिबेट। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 1,000 है तो 1,000 टैक्स लाइबिलिटी में 1,000 का रिबेट मिलेगा 87A के तहत, ठीक है, तो 1,000 से 1,000 चला जाएगा तो आपका टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा। ये आप लोगों ने मुझे बोला नहीं। सर कैपिटल गेन पे भी डिबेट मिलता है? हाँ सर बोलो। सर कैपिटल गेन पे भी डिबेट मिलता है क्या? हाँ सर, कैपिटल गेन में भी रिबेट मिलेगा उसको, ठीक है, रिबेट उसको मिलेगा। रिबेट सिर्फ एक चीज में नहीं मिलता है, दैट इज लॉटरी वगैरह, अदर सोर्स में बता देंगे सर, ठीक है, अदर सोर्स में बताएंगे, लेकिन ये मिलेगा सर, ठीक है, तो ये रिबेट इनको मिलेगा। अच्छा अब दूसरा बात है सर, क्या इन्हें रिबेट मिलेगा? इनका भी तो इनकम 5 लाख के नीचे है नो सर। পাবে না স্যার। सर, इसको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। रिबेट का जो प्रोविजन है 87A का, जो मैंने बेसिक्स में कराता हूँ, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल, ठीक है, नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है, जो देश का है उनके लिए है, जो फॉरेनर है एक तरह से उनके लिए, ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट वालों के लिए रिबेट एप्लीकेबल। चलो सर बढ़िया है, तो ये आई थिंक दोनों मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों क्लियर हो गया ना, बोलो सर, मिस्टर ए मिसेस बी ये दोनों क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं सर। मिस्टर सी का कितना इनकम बोला है सर? सर मिस्टर सी 5,90,000 कमाया, रेसिडेंट है, 60,000 गांव का जमीन बेच के कमाया है, बोलो क्या करें? बोलो सर क्या करें? 5,90,000 উপরে তো স্যার মানে 5 লাখের ওভার হলে মানে 90,000 উপর ট্যাক্স স্ল্যাব হবে, যেটা হয় নরমালি। और ये गांव का जमीन का क्या करें? তো এটা তো ট্যাক্সেবল হবে কত পার্সেন্টেজ, একটা পার্সেন্টেজটা ভুলে গেছি। सर फटाफट सोचो। पहला बात है कि मिस्टर सी, इनका एज 81 का है, ठीक है, इनका एज 81 का है और इनका लिमिट कितना है 5 लाख, ठीक है, तो 5 लाख पे इनको एक्चुअली में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा,
ठीक है, अप टू 5 लाख इनका लिमिट है, क्योंकि ये सुपर सीनियर सिटीजन, क्योंकि ये सुपर सीनियर सिटीजन, तो क्योंकि ये सुपर सीनियर सिटीजन है, तो सुपर सीनियर सिटीजन होने के नाते इनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक इसका हो गया। अच्छा, एप्लीकेबल जो लिमिट है इनका, अच्छा इन्होंने बेचा क्या? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेचा, रूरल एग्री लैंड इन्होंने बेच दिया। बेच के इसने कितना कैपिटल गेन किया सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या कितना कमाया? 60,000 का गेन किया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर, ये भी एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना सर, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, कैपिटल एसेट है क्या? नो सर। ठीक है, गांव का जमीन कैपिटल एसेट नहीं है, नॉट ए कैपिटल एसेट। तो जो कैपिटल एसेट नहीं, उसको बेच के कैपिटल गेन कैसा? ठीक है, और अदर इनकम इन्होंने कितना किया? वी नो दैट 5,90,000 का अदर इनकम है, इसी पे इनको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनका जो टैक्स लायबिलिटी होता है वो 5,90,000 पे होगा। तो इनका जो हिसाब हो जाएगा वर्किंग 18,000। कितना सर? 18,000 18,000। सर, अप टू 5 लाख एट द रेट नील, क्योंकि ये 80 के प्लस है। ठीक है, ग्रेटर देन 80 ईयर्स की बंदा है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक का इनका रेट होता है सर 20%। बट क्या हमें 10 लाख तक जाने का जरूरत है? नहीं है। ठीक है, स्लैब वाइज 10 लाख तक 20% का स्लैब है, बट हमें 5,90,000 में ही रुक जाना पड़ेगा, 5.90 लाख पे। तो 90,000 पे सर 18,720 टोटल टैक्स। 20%, 18,000, और इसके ऊपर लग जाएगा, ऐड कर दो, 4% प्लस हो जाएगा एडू एंड हेल्थ सेस। कितना है सर? 18,000 का 4%, 720। 720। 18,720 ये हो जाएगा इनका टैक्स लायबिलिटी। तो मिस्टर सी का टैक्स लायबिलिटी है 18,720। पुट कर दो सर। आज मेरा पेज थोड़ा सा, मतलब प्रेजेंटेशन थोड़ा गड़बड़ा गया लास्ट में, आप लोग ठीक ठाक करना सर, मैं और इसको रब नहीं करूंगा। टैक्स लायबिलिटी हो गया, $18,700। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया? 18,700। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वर्किंग में बता दिया, आप लोग भी वर्किंग करके भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। एंड इस लिस्ट में लास्ट मिस्टर डी, नॉन रेजिडेंट है, 4,80,000 का इनका अदर इनकम है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। স্যার এটা পুরোটা নীল হয়ে যাবে, এই 6,500 হবে। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो आप लोगों ने बताया नहीं, कि क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है तो इसका बेसिक लिमिट क्या होगा? স্যার 2.5 লাখ। ठीक है, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है तो इसका बेसिक लिमिट 2.5 लाख है। अब मिस्टर डी कोई कैपिटल गेन नहीं किया, तो 4,80,000 जो इनकम इन्होंने किया अदर इनकम, इसमें अप टू স্যার 2.5 6,700 টাকা হবে টোটাল। 2.5 एट द रेट नील। ठीक है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। फिर ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख तक जाना है, बट हम 4,80,000 में रुक जाएंगे, 4.8 लाख एट द रेट 5%। कितना होता है? 4,80,000 माइनस 2.5 लाख, बोलो। স্যার 1,30,000। 2,30,000। স্যার 2,30,000। 2,30,000 पे 5%, $11,500 आ रहा है ना सर? सर 11,960 है क्या आंसर?
नॉर्मली 11,500 हो रहा है कि नहीं? हाँ 11,500। 11,500 ये इनका टैक्स है। इसमें ऐड करेंगे एडू एंड हेल्थ 4%। इस पे 4% लगाओ, ये स्टैंडर्ड रूल्स है। 460। 460 तो 11,500 और 460 11,960। ये हो जाएगा इनका टैक्स। 6,000 क्यों बोल रहा था सोमपर? না স্যার প্রথমে স্যার 1,30,000 মানে মাইনাস করতে গিয়ে 1,30,000 ধরে নিয়েছিলাম, ওটা স্যার 2,30,000। अच्छा एक बात और, इनका भी तो इनकम 5 लाख से नीचे है, क्योंकि इनको रिबेट दे दिया जाए। না স্যার নন রেসিডেंट। 87 है, इनको मिलेगा? तो जज्बाती मत हो जाना, थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है? जज्बाती हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स। हाँ भाई देख 5 लाख के नीचे है तो নর্মাল इनको। हाँ बोलो सर। স্যার এইখানে এইখানে তো করছি না, তাহলে তো স্যার যখন ধরুন নর্মাল যখন ট্যাক্স বের করতে দেয়, যে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন যেটা হয়, তখন যদি নন রেসিডেন্ট তখনও তো স্যার রিবেট পাবে না। हाँ ऑब्वियसली कहीं पर भी नहीं मिलेगा। নন রেসিডেন্ট তো স্যার রিবেট আসবেই না কোনো মতে। नॉन रेजिडेंट के लिए रिबेट का रूल्स मतलब गवर्नमेंट ने लाया ही नहीं। रिबेट इज एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट ऑल, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? बोलो। अच्छा क्वेश्चन था, है ना? क्लाइंट आपके पास आएगा अपना हिसाब किताब लेके तो आपको बताना है। लेकिन देखो सर ये बेसिकली कैपिटल गेन फोकस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको कैपिटल गेन में ग्रीफ है तभी जाके आप इसका जवाब ढूंढ पाओगे, लेकिन अगर कैपिटल गेन पे ग्रीफ थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है तो आप मुश्किल में पड़ जाओ। इसीलिए डिटेल्स प्रोविजंस को अच्छे से रीड करना, उसको समझना, ठीक है? रीड करो, अंडरस्टैंडिंग करो, तब जाके आप उसका जवाब दे पाओ, ठीक है? यस वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल। मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है जो अपना खुद का बिजनेस चलाता है, ठीक है? मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है जो अपना खुद का बिजनेस चलाता है, ठीक है? मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन बिजनेस। His stock and machinery were damaged and destroyed in a fire accident. इनके बिजनेस पे जो मशीनरी था या स्टॉक था वो आग लगा के, मतलब आग लग के नष्ट हो गया, फायर एक्सीडेंट। सर वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट, जो स्टॉक लॉस्ट का वैल्यूएशन निकाला गया थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, नॉर्मली वही लोग करता है, एक्चुअरियल साइंस का पढ़ाई होता है सर। द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट वाज 6,50,000, ठीक है? जो डैमेज हुआ। सर्टेन पोर्शन ऑफ द मशीनरी कुड बी सैल्वेज्ड, कुछ पोर्शंस को आप सैल्वेज मतलब क्या, जिसको आप स्क्रैप वैल्यू में सेल कर सकते हैं। सर्टेन पोर्शंस ऑफ द मशीनरी कुड बी सैल्वेज्ड, ठीक है? जो स्क्रैप के दाम पे बिक जाएगा उसको सैल्वेज कहते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट्स में अगर आप लोग डिप्रिसिएशन पढ़ोगे ठीक ठाक से तो वहां पर ये सब बात किया जाता है, ठीक है? सैल्वेज वगैरह। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ब्लॉक, मतलब जिस पर्टिकुलर एसेट का ब्लॉक है ये स्टॉक था, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ब्लॉक as on 1st April 2022, that is WDV, the written down value as on 31st March 2022 after providing depreciation for previous year 21-22 was 10,80,000। ध्यान से सुनना बात, ठीक है? स्टॉक लॉस हुआ 6.5 लाख का, मशीनरी सैल्वेज में आ गया सर। ओपनिंग बैलेंस जो था उस मशीनरी का, जो एसेट है उसका 1 अप्रैल 2022 में उसका ओपनिंग बैलेंस जो था उसमें WDV रिटन डाउन वैल्यू 31 मार्च 2022 में डेप्रिसिएशन देने के बाद 10,80,000 का वैल्यूएशन है, ठीक है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग मशीनरी एंड
इन द फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, ठीक है, मशीन को बचाना, फायर फाइटिंग ऑपरेशंस वगैरह करना, मतलब फायर ब्रिगेड में जो खर्चा होता है। मिस्टर ए लॉस्ट हिज गोल्ड चेन, मतलब आग को बचाते हुए वो अपना खुद का गोल्ड चेन गले में था शायद, और एक डायमंड रिंग था वो भी खो बैठा, ठीक है, लॉस्ट, which he had purchased in April 2005 for rupees 1,20,000, है ना, एकदम रियल लाइफ सिचुएशन है। The market value of these two items as on the date of the accident was 1,08,000. जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे जो गोल्ड चेन है और जो डायमंड रिंग है, उस टू आइटम्स का वैल्यूएशन है सर 1,80,000 तक। दे भी आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके मार्केट के साथ जो दाम बढ़ता है वो आपको दे। मिस्टर ए रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। लॉस ऑफ स्टॉक के लिए आपको 4,80,000 मिला, मशीनरी डैमेज के लिए आपको 6 लाख का मिला, एंड गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग के लिए आपको 1,80,000 मिला। They just ask you are requested to briefly comment on the tax treatment on the above three items under the income tax provision 1961. ठीक है, समझ में आया सर? अब एक सिचुएशन देखिए, आपके पास अपना क्लाइंट आता है तो क्लाइंट को आपको बताना पड़ेगा, तो आप जो बताओगे वो कैसे बताओगे, हवा में बताओगे, इसलिए ना जो कुछ भी बोलोगे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स बोलोगे। तो क्या क्या बोल सकते हो, चलो देख लेते हैं कि इनकम टैक्स का प्रोविजंस इसके बारे में क्या बोलता है। ये बेसिकली एक मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोल सकते हो आप इसको, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है, आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट बताना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। तो चलो मैं ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंपेंसेशन जो मिला है लॉस ऑफ स्टॉक के कारण, एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टुवर्ड्स लॉस और डैमेज टू स्टॉक इन ट्रेड is to be constituted as a trading receipt. इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको डैमेज मिला है ना, वो ट्रेडिंग रिसिप्ट कहते हैं उसको। Hence, 4,80,000 received as insurance claim for loss of stock has to be assessed under the head profits and gains of business and profession. ये कैपिटल गेन का पार्ट नहीं, ठीक है। इंश्योरेंस बिजनेस में आपने जो करंट एसेट्स या स्टॉक खराब होने के कारण आपको जो कंपेंसेट किया है, दैट इज एक्चुअली ट्रेडिंग रिसिप्ट, और ये बीबी में ट्रेड है। The SEC can claim the value of stock destroyed by fire as revenue, eligible for deduction while computing income under the head profits and gains of business and profit. हाँ, अगर मानो कि आपको लगता है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर आप उसको रेवेन्यू लॉस ट्रीट करोगे, अगर आप इसको रेवेन्यू लॉस ट्रीट करोगे, जो फायर में लॉस हुआ है आपका, तो फिर पीएल में आपको एज ए रेवेन्यू लॉस उसको ट्रीट करना होगा, और उसका इफेक्ट आपको पीजीपीपी में दिखेगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफिट्स। उस चैप्टर में हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट में बात करें, ठीक है। आग लग गई, स्टॉक जल गया तो क्या करें, ठीक है। कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी से मिले तो उसको ट्रेड रिसीट बोला जाता है, दैट इज नॉट अ कैपिटल गेन। तो ये बात तो पहले क्लियर करो। दूसरा पॉइंट, सर आपको मशीनरी डैमेज के कारण, आपको मशीनरी डैमेज मतलब क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो सर, स्टॉक आपका कैपिटल एसेट है क्या? अगर आप कैपिटल एसेट का डेफिनेशन ओपन करोगे तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक, है ना। मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं, ठीक है। तो जो कैपिटल एसेट नहीं, तो उसका जो भी आपको कंपेंसेशन मिला है वो कैपिटल गेन कैसे, है ना। इसलिए इसका ट्रीटमेंट बीबी में होगा, कैपिटल गेन में नहीं होगा। सेंस लगाओ, थोड़ा थोड़ा सेंस लगाओ, समझ में आ जाएगा सर। Compensation towards damage to machinery. The question does not mention whether the salvage machinery is taken over by the insurance company. ये क्वेश्चन ने नहीं बोला कि salvage machinery ने इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया, ऐसा कुछ नहीं बोला। Whether there was any replacement of machinery during the year, इसके बारे में भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। हम लोग थोड़ा assumption ले लेते हैं। Salvage machinery is taken over by the insurance company
and there was no fresh addition of machinery during the year. हम लोग मान लेते हैं कि सैल्वेज मशीनरी को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेट कर रहा है, तो जो भी उसका मशीनरी होगा वो सैल्वेज मशीनरी को ले ले, तभी वो सैल्वेज्ड है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी उसको बेच के जो भी रिकवर करेगा उसका अपना, क्योंकि आपको तो वो कंपेंसेट कर ही रहा है। तो हम लोग भी ऐसे ही मान रहे हैं कि कोई न्यू मशीनरी नहीं आया और सैल्वेज मशीनरी को इंश्योरेंस कंपनी ने टेक ओवर कर, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ मशीनरी विल सीज टू एग्जिस्ट, मतलब जो मशीनरी था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका। देयरफॉर 4,80,000 being the excess of written down value, मतलब आपका मशीन का वैल्यू 10,80,000 था और आपको इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिला 6 लाख का, है ना सर? याद करो, आपका मशीनरी का जो ओपनिंग वैल्यू था 10,80,000 का और मशीनरी डैमेज के कारण आपको 6 लाख का डैमेज मिला। टुवर्ड्स डैमेज ऑफ मशीनरी आपको कितना कंपेंसेशन मिला इंश्योरेंस कंपनी से? 6 लाख। और मशीनरी जब ओपनिंग में था 31 मार्च 2022 में रिटन डाउन वैल्यू जो था वो 10,80,000 का। तो 10,80,000 से 6 लाख को माइनस करने से कितना होता है सर? बोलो ना। हेलो, 10,80,000 माइनस 6 लाख, 4,80,000। 4,80,000। अब ये 4,80,000 आपका क्या है? ये लॉस है ना आपका? अरे तो लॉस बोलेंगे कि Yes. प्रॉफिट बोलेंगे? तो गेन बोलेंगे। लॉस। लॉस है। आपका एसेट का वैल्यू 10,80,000 का था, आपको कंपनी की तरफ से 6 लाख मिला, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। इफ न्यू मशीनरी इज परचेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर, it will constitute the new block of machinery on which depreciation can be claimed from the year. But currently in this question there is nothing mentioned about the new machine, तो हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं सोचे। तो ये भी कैपिटल गेन तो नहीं हुआ बट कैपिटल लॉस। हाँ बोलो सर। सर अगर इस साल खरीद लेता है या फिर अगर गेन होता तो फिर क्या होता? इसमें मतलब देना पड़ता टैक्स? अगर न्यू मशीन खरीदता, ठीक है, अगर न्यू मशीन खरीदता, ठीक है, तो उसका अलग से, अगर न्यू मशीन परचेज करता तो एक न्यू ब्लॉक ऑफ मशीनरी होता, उसका अलग से डिप्रिसिएशन क्लेम करना, टैक्स का मैटर नहीं है सर। मतलब न्यू मशीन और अगर आ जाता अगर तो उसका इसमें अलग से तो प्रॉफिट डिप्रिसिएशन। बोलो, अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल गेन हो जाता। हाँ तो फिर उसके ऊपर टैक्स लग जाता। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन देखो प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है। आपका मशीन का वैल्यू हाई जितना होगा इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली उससे कम ही देगा। आप लोग मैम के यस पास सर। आप लोग मैम के पास एक टॉपिक पढ़ते हो सर अकाउंट्स में, इंश्योरेंस क्लेम बोलते इंश्योरेंस हैं। क्लेम। हाँ सर, ये अकाउंट्स में एक चैप्टर आता है सर, सभी को करना पड़ता है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम जो लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं वो लोग मैम के पास जरूर पढ़ते। कभी भी आप लोगों ने ऐसा देखा कि इंश्योरेंस क्लेम में एसेट का जो वैल्यू उससे ज्यादा मिलता है? नो सर। ज्यादा नहीं मिलता, या तो एग्जैक्टली मिलेगा या तो कम ही मिलेगा, ठीक है। तो गेन तो ये होगा नहीं नॉर्मली, ठीक है, लॉस ही कहलाएगा इसमें। बट ये बिजनेस में कैपिटल लॉस है, ठीक है, क्योंकि आपका कैपिटल एसेट में ही लॉस होगा। एंड लास्टली आपका और एक एसेट था इसमें सर, आपका डायमंड रिंग और गोल्ड चेन, जो काम करते करते आग बचाते बचाते आपका आग में गिर के खराब हो गया। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, क्या क्या आपका ये जो गोल्ड रिंग और चेन है, क्या ये कैपिटल एसेट है? यस सर। है ना? तो अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी 1,80,000 का कंपेंसेशन रिसीव करते हो आप इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, तो क्या ये कैपिटल गेन है? यस सर। वेरी गुड सर। Gold chain and diamond ring are capital assets, and as mentioned and envisaged by section 2 subsection 14, they are not personal effects। भले ही आप उसको पर्सनल इफेक्ट के हिसाब से यूज करते हो बट वो कैपिटल एसेट से एक्सेप्शनल है। पढ़ाया था आप लोगों को स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही ये सब बताया गया। So which allow not to be excluded if any profit or gain arises in previous year owing to receipt of insurance claim, the same shall be chargeable to tax as capital gain. The capital gain has to be computed by reducing the index cost of acquisitions of jewelry from the insurance compensation of 1,80,000। अगर कुछ इंडेक्स कंपेंसेशन देना है तो वो दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ये 1,80,000 आपका कैपिटल गेन का पार्ट होगा।
तो इस पे टैक्स लगेगा। पे टैक्स बिल्कुल लगेगा अगर आपको गेन होता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको 1,80,000 मिलता है तो इसमें आपको जो भी, अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म, नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये इसका क्या होगा, ये नॉर्मल स्लैब के अंदर ऐसे कैपिटल गेन इनकम बोल के ऐड हो जाएगा, ठीक है, कि कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 1,80,000 कैपिटल गेन इनकम बोल के ऐड हो जाएगा। तो उसमें STCG बोल के वो 1,80,000 आ जाएगा और 1,80,000 आपका नॉर्मल बाकी इनकम के साथ, मानो कि आपका अदर इनकम है, अदर इनकम है मानो 5 लाख का, तो 5 लाख और 1,80,000 ऐड होके फिर नॉर्मल इनकम के साथ ऐड होके इसका tax। यस सर। समझ में आ रहा है सर? लॉजिकल भी है और एज पर प्रोविजंस भी है। आई होप की क्लैरिटी आ रहा है। क्या सर आ रहा है कि नहीं? देखो सर, बार बार बोल रहा हूँ कि ये टैक्स जो है पूरा प्रोविजन बेस्ड है। अगर आप प्रोविजंस पे अपना ग्रिप जितना बढ़ाओगे उतना जल्दी आप हर एक चीज समझ पाओगे, ठीक है। अगर प्रोविजंस पे ग्रिप बढ़ाने में कम और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग ज्यादा लगाओगे, क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे जब तक प्रोविजंस क्लियर नहीं हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना सॉल्व किए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स जैसे पेपर में, GST जैसे पेपर में आप कितना क्लैरिटी से साथ प्रोविजंस को, रूल्स को पढ़ते हो। क्वेश्चन अगर 10 के जगह 9 करते हो फर्क नहीं पड़ेगा सर, ठीक है। 15 क्वेश्चन के जगह 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोविजन बिना करके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अगर आपको लगता है कि तीर मार देंगे तो मुश्किल है, ठीक है। ये ज्यादातर केस में स्टूडेंट फंस जाता है। मैंने इतना प्रॉब्लम किया पर एग्जाम में जाके क्वेश्चन मुझे अलग दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो क्वेश्चन तो करके गया है बहुत सारा, बट प्रोविजन थोड़ा कम पढ़ के गया है, और तब थोड़ा सा घुमा के सवाल दे देता है ना, तो स्टूडेंट को लगता है कि ये कहाँ से आ गया, ये क्या पूछ लिया है भैया, ये क्या पूछ लिया। तो ये है बेसिकली इनकम टैक्स रिलेटेड, कैपिटल गेन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। आज का 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया। क्या सर खत्म हो गया? अरे नहीं सर, खत्म क्या, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैपिटल गेन का कुछ स्पेशल सेक्शंस, ठीक है, स्पेशल सेक्शंस है जो कैपिटल गेन में स्पेशल सेक्शन के नाम पे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कंपनसेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है 50C का, 50C का एक फेयर मार्केट वैल्यू के साथ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 50D का ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड, ठीक है। कंपनी कभी कभी करता है ना, एडवांस मनी रिसीव करके फिर उसको फॉरफिट कर देने से भी कंपनी को गेन होता है, 51, ठीक है। इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसके बारे में मुझे एक बार आपसे बात करना है, ठीक है। और कैपिटल गेन स्पेशल प्रोविजंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जेम्पशंस का, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एरिया एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस का मैंने आपको आइडिया दे दिया, बट फिर भी मुझे लगता है कि कुछ और भी बातें कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जेम्पशंस का थोड़ा डिटेल्स भी होना चाहिए, ठीक है। चलो एग्जेम्पशन से याद आया, चलो एक क्वेश्चन। सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75 लाख, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 75 लाख का, कैसे आया 75 लाख? पढ़ के बताओ। arising from transfer of building, arising from transfer of building on 1/5/2022, 1 मई 2022 में आपने 1 मई 2022 में आपने 75 लाख का बिल्डिंग ट्रांसफर करके, मतलब सेल करके, ठीक है, आपने 75 लाख कमाए। will be exempt from tax if such capital gain is invested in the bonds redeemable after 5 years issued by NHAI under section 54EC. Examine with the reasons whether the given statement is true or false, having regard to the provision of Income Tax Act 1960. ये है क्वेश्चन। 75 लाख का कैपिटल गेन है, यस एग्जेम्प्ट है। एग्जाम हो जाएगा अगर आप NHAI के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो। हाँ सर 50 लाख तक एग्जेम्प्ट है। हाँ सर, तो 50 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो फिर 75 लाख अगर इन्वेस्ट करोगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं, तो फिर ये स्टेटमेंट ना सर, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो इसका थोड़ा एनालिटिकल आंसर भी देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना सर? देखो आपको प्रोविजंस पता था ना, तभी आपने इतना अच्छे से आंसर दे पाए, क्योंकि इसके ऊपर लास्ट दिन हम लोगों ने बताया था प्रोविजंस कि अगर आप एनएचआई के बॉन्ड पे इन्वेस्ट करोगे 64 ईसी में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट लिमिट है सर, मन मर्जी नहीं है, ठीक है? 50 लाख तक का लिमिट है, एक की जगह 2 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एनएचआई के साथ साथ रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन पे भी डाल सकते हो, ठीक है? लेकिन एक लिमिटेशन के साथ आपको उसका एग्जेम्पशन का बेनिफिट, इसको कैसे लिखना है, लाइक दिस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था। The exemption under section 54EC has been restricted by limiting the maximum investment in long-term specified asset, that is bonds of NHAI or RECL. ठीक है? NHAI मतलब National Highway Authority of India, RECL means Rural Electrification Corporation Limited, or any other bond notified by central government in this behalf, redeemable after 5 years. 50 lakh का है. Whether such investment is made during the relevant previous year or the subsequent previous year or both, therefore in this case the exempt under section 54EC can be applied only to the extent of 50 lakh. आप 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके एग्जेम्पशन ले सकते, प्रोवाइडेड द इन्वेस्टमेंट इज मेड बिफोर 1 November 2022। और एक बात भी है सर, ये इन्वेस्टमेंट 1 November 2022 के पहले करना, ठीक है? प्रोवाइडेड द इन्वेस्टमेंट इज मेड बिफोर 1 November 2022, ठीक है? इससे पहले आपको करना कि आप ऑलरेडी 1 May 2022 में आपने सेल कर दिया, that means within 6 months from the date of transfer, जमीन बेच के जो आपने गेन किया बढ़िया है, 6 महीने के अंदर बॉन्ड में इन्वेस्ट करो तो ही जाके आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 6 मंथ्स क्रॉस कर जाएगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोलो सर, समझ में आ रहा है बात? हेलो, बात समझ में आया कि नहीं? फिफ्टी फोर EC यही बताते हैं सर कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, डाउट है क्या? पूछो सर। सर इस इलस्ट्रेशन 11 में एक बार देखो, ठीक है? मिस्टर C, ठीक है, परचेज द रेजिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 20, 2020। जुलाई 20 को 2020 में एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया, कितने में किया? 10 लाख। मेड सम एडिशन टू द हाउस, कुछ एडिशन किया, वैल्यू एडिशन, 2 लाख खर्चा किया इन अगस्त 2020। ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल 2022 फॉर 20 लाख, ठीक है? 20 लाख पे यही प्रॉपर्टी को बेच दिया गया सर, 20 लाख पे ही प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स, जितने में उसने सेल किया 20 लाख पे, उसमें से 5 लाख में एक दूसरा हाउस प्रॉपर्टी खरीदा सितंबर 2022 पे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? बोल पाओगे सर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 5 लाख। 5 लाख। मतलब बड़ा सिंपल है, क्या करना है सर? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 10 लाख सर, नेट 10 लाख দিয়ে कंसीडरेशन। কিনেছে हाँ बोल। তো 10 লাখ দিয়ে কিনেছে, 20 লাখে বেচেছে আর 5 লাখ ইনভেস্ট করেছে, নতুন জিনিস কিনেছে। कैपिटल गेन कितना होगा? 5 लाख। 5 লাখই দেশে মনে হচ্ছে। तो মনে হচ্ছে नहीं, कैलकुलेट करो। सेल না স্যার, कंसीडरेशन कितना होगा? 5 लाख কি? सर कैपिटल गेन 5 लाख नहीं होगा। पहले मुझे ये बताओ सेल कंसीडरेशन कितना होगा? सेंस लगा दो, कितने का 20 सेल लाख। कंसीडरेशन? थैंक यू। सेल कंसीडरेशन 20 लाख का है, इसमें से आपको कॉस्ट लेस करना चाहिए ना, जितने में आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने परचेस किया था वो 10 माइनस होगा लाख। कि नहीं? तो 20 लाख में से 10 लाख इधर चला गया, इंप्रूवमेंट में कितना खर्चा किया आपने? 2 लाख। वो भी तो माइनस होगा, खर्चा है आपका, कॉस्टिंग में माइनस नहीं करोगे?
20 लाख, 10 लाख, 2 लाख, कितना चला गया, कितना बचा फिर? 8 लाख बचा। 8 लाख क्या है? कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 24 मंथ होना चाहिए ना रेसिडेंशियल हाउस वगैरह के केस में, तो क्या 24 महीना हो गया? तो जुलाई 20 से अप्रैल 22, नो सर, नहीं हुआ। 24 महीने से कम है ना, इसीलिए यस सर। एसटीसीजी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 8 लाख। देखो सारा एकदम बेसिक से लेके मतलब एकदम कैपिटल गेन का बेसिक्स जो चैप्टर स्टार्टिंग में जो बताया था वो सब काम आ रहा है सर, है ना? तो एक एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके आप जवाब दे पाओगे, और ऐसे मन मन में नहीं। आप हिसाब कर लो कितना सेल करके मिला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ, अच्छा एक एक चीज आप लोगों ने नहीं बोला, क्या इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता? बोलो, क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट आता है यहाँ पर? नो सर, शॉर्ट टर्म है। क्यों क्यों नहीं आता? शॉर्ट टर्म है। थैंक यू सर। इंडेक्स बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, मैं आपको प्रोफार्मा के स्टार्टिंग क्लास में ही समझा के रखा। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता, ठीक है? सो जज्बाती मत हो जाइएगा, किसी इंडेक्स बेनिफिट तो नहीं दिए। लिख लिया सर, लिख लिया ना सोल्यूशन, मैं रब कर दिया सर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? अब इसी तरह से आपको हर एक प्रोविजंस को धीरे 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 बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मानो आपको मैंने 54 EC समझाया, ठीक है? इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 54 AF के बारे में बता दूंगा, ठीक है? कल की क्लास में ही बताऊंगा सर, ठीक है? 54 A बाकी जो भी बचा कुचा है ना, वो सब एक स्पेशल प्रोविजंस है, ठीक है? और एक आपका ये आपका एग्जेम्पशंस का प्रोविजन। बस ये दो तीन चीज है, इसके बारे में थोड़ा बात करके फिर कैपिटल गेन के बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट, ठीक है? नहीं, बीपी स्टार्ट करें, बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तब तक घर पे नोट्स मेरे से ले लो, अगर नहीं है तो, और एक बार प्लीज घर पे रिविजन करते रहो, सारा पॉइंट रिविजन करते रहो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, तो क्या होगा, हमेशा कनेक्टेड रहोगे, अपडेट करोगे, ठीक है सर? कोई क्वेश्चन है तो सर करो। क्लास दीजिएगा। हाँ बोलो बोलो सोनी। सर क्लास का बैकअप दे दीजिएगा, आज मेरा साउंड ही नहीं आ रहा है, मेरा क्लास ठीक से नहीं हुआ है नेटवर्क इशू हो गया क्या? ठीक है मैं शायद। अपलोड कर देता हूँ, और पुराना जो तुमने कल बोला मैं आज वो सब शेयर करूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर, चलो बाई सर। बाय सर। ठीक है, बाय सर। ओके सर। बाई सर।